हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड की, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे उससे पहले इंडिया कैसा था, बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स आए थे उनके आने से पहले स्टिल मुगल्स वर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया। जो भी मुगल्स थे, जो भी मुगल एम्पायर था, जो भी मुगल्स रूलर थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वो इंडिया के हेड थे। कौन? मुगल रूलर्स। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, और सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। मैं लास्ट पावरफुल मुगल रूलर की बात कर रही हूँ, ना कि भी लास्ट मुगल रूलर की। तो ये जो औरंगजेब थे वो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। जो भी औरंगजेब थे उनके बाद में और भी जो भी मुगल एम्पायर के जो भी पर्सन्स होते हैं वो आए थे, मतलब औरंगजेब के बाद में और भी पीपल थे जो कि मुगल रूलर थे, लेकिन सबसे पावरफुल मुगल रूलर, जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे वो औरंगजेब थे। आफ्टर हिज डेथ 1707, और जो भी औरंगजेब है उनकी डेथ कब हुई? 1707 के अंदर। मैनी मुगल गवर्नर्स, जो भी और भी बहुत सारे मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार्स बिगेन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस, मतलब जैसे मान लो ये दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर मुगल रूलर्स रहते थे, और जब सबसे पावरफुल मुगल रूलर की डेथ हो गई, दिल्ली है तो दिल्ली, जैसे मान लो कोई इंडिया है तो ऐसे कोई इंडिया का मैप है तो यहाँ पे बीच में मुगल रूलर्स थे, और मुगल रूलर्स जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब के अलावा और भी तो इंडिया के अंदर रूलर्स थे, कोई यहाँ पे रूलर है, कोई यहाँ पे रूलर है। ये सब किसके अंडर में थे? ये सब औरंगजेब के अंडर में थे। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब की डेथ के बाद में ये जो भी स्मॉल अदर किंगडम्स होते हैं ये अपनी पावर को असर्ट कर लेते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि हम दिल्ली के मुगल रूलर के अंडर में नहीं रहेंगे, हम खुद की इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद की इंडिपेंडेंस को असर्ट कर दिया, इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और ये जगह जगह के रूलर बन गए। जैसे झांसी का कोई रूलर है, जो भी कानपुर है उसका कोई रूलर है, तो इन्होंने साउथ का कोई रूलर है तो ये इन्होंने कोई भी रीजनल किंगडम बना ली अपनी अपनी। तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पावर ऑफ इंडिया वॉज डिक्लाइनिंग, जब पहले तो क्या था, सब एक साथ रहते थे, जो भी मुगल का रूलर था औरंगजेब, सब उसको अपना राजा मानते थे, तो सब क्या थे, एकजुट होकर रहते थे। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो अलग अलग रीजनल किंगडम्स बनके उठने लगे, तो वो क्या हुआ, उनकी जो भी पावर है दिल्ली की वो डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि जैसे मान लो पहले पूरी इंडिया थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए तो किसी ने अपना इतना एरिया ले लिया, किसी ने अपना इतना एरिया ले लिया, किसी ने अपना इतना एरिया ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स बनाना शुरू कर दिया। अब मान लो यहाँ का कोई किंग है, वो प्रोटेक्ट करेगा तो वो इस एरिया को थोड़ी ना तो प्रोटेक्ट करेगा, या फिर इस एरिया को थोड़ी ना तो प्रोटेक्ट करेगा, वो तो अपने एरिया को ही प्रोटेक्शन करेगा। अगर कोई दूसरा एरिया, मतलब अगर ये इसके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ये खुद का प्रोटेक्शन करेगा, अगर ये इसके ऊपर आक्रमण करता है तो ये तो इसका प्रोटेक्शन नहीं करेगा ना, ये तो अपने एरिया का ही प्रोटेक्शन करेगा। तो वैसे ही जो भी इन पावर है दिल्ली की वो डिक्लाइन होने लगी, सबने अपने अपने रीजनल को क्या करना, सभी ने अपने अपने रीजन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और जो भी दिल्ली थी वो उसकी पावर डिक्लाइन होने लगी। वैक्यूम ऑफ पावर, वैक्यूम ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक पीपल है, जैसे ये इधर औरंगजेब है और इधर कोई सेकंड पीपल है, मान लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और
पहले जो भी औरंगजेब के साथ में पूरा इंडिया था, और ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कमज़ोर थे, पूरी इंडिया के सामने ये ब्रिटिशर्स कमज़ोर थे। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई और सभी ने अपना रीजनल किंगडम बना लिया, तो जैसे पावर इंडिया की पावर डिक्लाइन होने लगी, जैसे जैसे ये नीचे जाने लगा, मतलब इसकी जो पावर है वो कम होने लगी, और इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को ज़्यादा कर लिया। तो जब एक की पावर कम होती है तो दूसरे की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वैसे ही उसे ही हम वैक्यूम ऑफ पावर बोलते हैं। जब इंडिया के जो भी रूलर्स थे उनकी पावर कम होने लगी, तो जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी पावर ज़्यादा होने लगी, तभी तो वो इंडिया के ऊपर रूल करके बैठ गए। अगर ये मुग़ल एम्पायर उनको ट्रेड करने की परमिशन ना देते और ये जो भी है अपने अपने रीजनल किंगडम्स नहीं बनाते, तो जो भी इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के अंडर के अंदर नहीं रहता। एज अ रिज़ल्ट न्यू पावर वाज इमर्जिंग ओवर इंडिया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जब दिल्ली की पावर कम होने लगी तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? एक नई पावर जो है वो इमर्ज होके आई, एक दूसरी पावर जो है वो इमर्ज होके आई, और वो दूसरी पावर कौन सी थी? ब्रिटिश की। दूसरी पावर किसकी थी? ब्रिटिश की। जब एक की पावर डिक्लाइन होने लगी तो दूसरे की पावर बढ़ने लगी, और वो कौन थी? ब्रिटिश। तो हमने बैकग्राउंड की बात कर ली। अब हमारा वीडियो शॉर्ट हो जाता अगर हम इसको इतने को ही पढ़ते, तो हम वैक्यूम के सेकंड वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बैकग्राउंड के बारे में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट के अंदर आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, और ये कहाँ पे आती है? ईस्ट के अंदर। तो हमारा जो भी इंडिया है वो वर्ल्ड मैप के अंदर ईस्ट साइड के अंदर आता है, और जो भी ब्रिटेन है वो वेस्ट के अंदर आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, वो ईस्ट साइड में आती है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। ये यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई थी इन 1600 के अंदर। एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने जो भी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें परमिशन दे दे ईस्ट के अंदर ट्रेड करने की। मतलब इंडिया के अंदर या फिर जो भी ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमें ट्रेड करने की परमिशन दे दे। उन्होंने 1600 के अंदर एक चार्टर फिक्स किया। किसने? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस चार्टर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पे ट्रेड करेगी? ईस्ट के अंदर। और जो भी ब्रिटेन है वहाँ की कोई भी कंपनी अब इंडिया के अंदर नहीं जाएगी। जैसे मान लो ये ब्रिटेन है, इसकी क्वीन कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और इन्होंने 1600 के अंदर एक चार्टर फिक्स किया। एक चार्टर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उस चार्टर के अंदर क्या था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड कर सकती है किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर वो ट्रेड कर सकती है। और उस चार्टर के अंदर ये भी था कि जो भी ब्रिटेन की अदर कंट्रीज़ है, जैसे मान लो कोई ब्रिटेन है उसकी अदर कंट्रीज़ बोला मैंने अभी, लेकिन कंट्रीज़ नहीं, वहाँ पे कंपनीज़ है। तो ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं जा सकती ट्रेड करने के लिए। सिर्फ ये जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ही जा सकती है यहाँ पे ईस्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए, दूसरी अदर कंट्रीज नहीं जा सकती। तो ये था इस चार्टर के अंदर। गोट अ सोल्ड राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। ईस्ट के अंदर ट्रेड करने का ये एक राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर के द्वारा। एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब जो भी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने तो ब्रिटेन के लिए ही बोला था कि ब्रिटेन की जो भी अदर कंपनी है वो इंडिया के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इस वेस्ट साइड के अंदर और भी तो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे फ्रेंच कंपनी थी, जो भी पोर्टुगीज़ थी, या फिर जो भी डच की कंपनीज थी। तो
बस क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने तो बस यहाँ की, ब्रिटेन से कोई भी अदर कंट्री नहीं जा सकती इंडिया या फिर ईस्ट के किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड करने के लिए। लेकिन वेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे जो भी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी इंडिया के अंदर आए थे ट्रेड करने के लिए। एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और ये जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, दूसरी जो भी इंग्लिश कंपनीज थी उनसे, जैसे जो पोर्टुगीज की कंपनी है उनके साथ में उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ता था। विथ मर्चेंटाइल ऑब्जेक्ट्स मेड ह्यूज प्रॉफिट, इसी कारण से वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी। जैसे मान लो ये मार्कर है, किसी को ये मार्कर चाहिए, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि मेरे को ये मार्कर चाहिए, कोई दूसरा भी बोल रहा है कि मेरे को भी ये मार्कर चाहिए, तो मान लो इस मार्कर के 50 रुपीज़ हैं, तो कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि मैं इसके 60 दूंगा, कोई दूसरा बोलेगा कि मैं इसको 70 रुपीज़ में बेचूंगा, तो मैं किसे दूंगी? ये जो 70 रुपीज़ में जो स्टूडेंट 70 रुपीज़ देगा मैं तो ये उसी को ही बेचूंगी। तो अगर वो इस मार्कर को 70 रुपीज़ में ले जाके बेचते हैं, वो यहाँ से 70 रुपीज़ में ले जाते हैं इंडिया से, और अगर वो ब्रिटेन के अंदर इसको 80 रुपीज़ के अंदर बेचते हैं तो उनको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज़ का। अगर इस मार्कर की कीमत 50 रुपये है और वो मेरे से 55 रुपीज़ के अंदर ले जाते हैं और ब्रिटेन के अंदर जाके इसको 80 रुपीज़ के अंदर बेच देते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उनको? 25 रुपीज़ का। तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही अगर यहाँ की कोई भी कंपनी वहाँ की कोई भी कंपनी आती है इंडिया के अंदर तो इनके साथ में कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन से वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो एक पोर्टुगीज़ की कंपनी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने थोड़ा जान लिया ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको चार्टर दिया था, लेकिन इंडिया का भी तो कोई चार्टर देने वाला होना चाहिए, मतलब इंडिया के अंदर भी तो उनको परमिशन मिलेगी, या फिर वो ऐसे ही आके इंडिया के अंदर ट्रेड करेंगे। ब्रिटिशर्स का कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर पहले आया होगा, उसने मुग़ल एम्पायर के किसी भी एक किंग से परमिशन ली होगी। तो कौन था वो व्यक्ति जो इंडिया के अंदर किसी भी मुग़ल रूलर से परमिशन लेने के लिए आया था? हम उसकी बात कर लेते हैं अब। तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दे दिया था, उनको परमिशन दे दी थी कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कब दिया था? 1600 के अंदर। तो 1612 के अंदर 1612 के अंदर जो भी जेम्स फर्स्ट है उन्होंने सर थॉमस रॉय से बोला कि आप इंडिया के मुग़ल रूलर से परमिशन लेके आओ कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहती है। तो 1612 के अंदर जेम्स फर्स्ट ने इंस्ट्रक्टेड मतलब उसको बोला, किसको? सर थॉमस रॉय को, कि वो इंडिया के रूलर के पास जाए और उनसे परमिशन ले कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है। तो सर थॉमस रॉय गए, किसके पास में गए? जहांगीर के पास में, जो कि रूलर था दिल्ली का, मुग़ल एम्पायर का रूलर था। तो सर थॉमस रॉय आए इंडिया के अंदर, ये पहले ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया के अंदर आए। उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली, कब? 1612 के अंदर। किसके कहने पर? जेम्स फर्स्ट ने बोला था उनको। ओके, तो ये सब कुछ था ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट के बारे में। तो पहले तो हमने किसके बारे में जाना? हमने बैकग्राउंड समझा कि औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल रूलर थे। 1707 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद में बहुत सारे जो भी रूलर थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली, जिससे जो भी इंडिया है उसकी पावर डिक्लाइन होने लगी। उस पावर को डिक्लाइन होने का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए। कब आए? उन्होंने 1600 के अंदर जो भी क्वीन एलिजाबेथ थी उससे परमिशन ली। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने उनको चार्टर दिया कि वो
ईस्ट साइड के अंदर ट्रेड कर सकती हैं और ब्रिटेन की कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन ब्रिटेन की कंपनी नहीं आ सकती थी, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ तो आ सकती थी। तो जो भी पोर्टुगीज़ थी वो आई, डच आए, फ्रेंच आई, ये सब इंडिया के अंदर आ गए, जिससे जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा और इससे वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। जो भी 1612 के अंदर जेम्स फर्स्ट ने बोला किसको, सर थॉमस रॉय को, कि वो परमिशन लेके आए जहांगीर से। जहांगीर इंडिया के रूलर थे। तो ये सब कुछ हमने जान लिया। तो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसको हम पूरा कंप्लीट हमारे अगले वीडियो के अंदर करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.